बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, एक अच्छी खबर ये है, आगे पता चलेगा कि मज़ीद ये अच्छी है या नहीं, लेकिन फ़िल वक्त इसको अच्छा ही कहा जाएगा क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है और आज पहली दफ़ा जो है ये सिलसिला काफ़ी अरसे के बाद, कई सालों के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज तो इसके ऊपर जो है वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन अगला जो इजलास है वो 2 जनवरी को बताया जा रहा है कि उसमें उस इजलास में मज़ीद कुछ पेशरफ्त हो सकती है। ताम अच्छी ये बात है कि सियासतदानों को बैठना चाहिए और वो बैठे भी हैं। अब ये सिलसिला चलता है नहीं चलता है, और बानी PTI का कोई इसके ऊपर कितना, इस जो टीम है उनकी इसको कितना अख्तियार दिया गया, ये भी एक बात है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या जो है वो अफरा तफरी की सियासत का खात्मा मुमकिन है अब, क्योंकि कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, धरनों की सियासत, फिर जो है वो एक दूसरे के इल्ज़ाम तराशी की सियासत। अब ये इसके ऊपर अगर मुज़ाकरात होते हैं, अगर कोई सिलसिला चलता है, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि क्या कोई बैरूनी तौर पर कोई दबाव भी है हुकूमत के ऊपर कि मुज़ाकरात करें, और उसके साथ साथ एक और पेशरफ्त भी है कि जो 190 पाउंड का जो केस था उसका भी फैसला अभी तक जो है वो मौखर हो चुका है। वो कब फैसला आना, वो क्या इसी मुज़ाकरात की वजह से ऐसा हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब। वेलकम प्रोग्राम में ज़फ़र इकबाल साहब आपको, और उसके साथ मेरे साथ मौजूद है उज़मा कारदर साहिबा, मेंबर पंजाब असम्बली और रहनुमा नून लीग। मैडम, आपको वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं। और राव खालिद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम राव खालिद साहब आपको भी। और सबसे पहले जो है वो मैं कलानूरी साहब से ही बात करूँगा कि कलानूरी साहब, आप ये बताइएगा कि क्या ये वाकई जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है ये सियासतदानों की आपस की बात है, या कोई बैरूनी इसके ऊपर भी ऐसा प्रेशर भी डेवलप हुआ है कि उनको, सियासतदानों को ये कहा गया कि आप बैठकर बात करें और कोई आगे इसका सिलसिला निकालें? जी, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है जी, ये किसी हालत में भी हों ये एक वेलकम साइन है। वो कहते हैं आप दोवें उठ बैठे थे मनाऊ कौन वे। बड़े अरसे से हमारे इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि मियाँ बीवी के साथ नहीं है, बच्चे माँ बाप के साथ बात नहीं करते, हमसाया से बात नहीं करता। इतनी नफ़रतों के साथ कोई माशरा नहीं चलता। देखिए, मेरी बातें हैं 90 ठीक हो सकती हैं, लेकिन 10 आपकी भी ठीक है। तो हम जब मुज़ाकरात ही नहीं करते तो हम कोई दरमियानी हल जो है निकाल नहीं सकते। जहाँ तक आप कह रहे हैं बैरूनी, मैं तो ये खुल के ये बात कहता हूँ, इस मुल्क के अंदर आज तक जब कुछ हुआ है हमने बैरूनी दबाव पे किया, और जब तक वो प्रेशर नहीं आता, किसी किस्म का कोई मुआहदा हो, बेशक मिसाक जमहूरियत हो, कोई ना कोई बैरूनी जो है ना दबाव जो है शामिल होता है। मैं इससे आगे भी बात करूँगा। ये मुज़ाकरात जो है, अल्लाह करे बेटर सेंसेस प्रिवेल करें, फोर्सेस टू बी, और जैसे मेरी जुडिशरी है, जो बड़े होते हैं उनका काम होता है, अगर वो पीछे से लोगों को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे, मुज़ाकरात किसी किस्म के कामयाब जो हैं वो नहीं होते। लेकिन ये एक हेल्दी साइन है इस मुल्क को, बैठे हैं। देखिए, बड़े बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर। पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोलेबल, रिसोर्सेज यहाँ पे है नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं। यहाँ हम मकरूज मुल्क हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो इस तरह का 62% यंग जनरेशन है जिसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा, जो कि ब्रिलियंट है, वो नहीं सोच रहे। हमारी जुडिशरी 129वें नंबर पे है, कोई डिलीवर नहीं कर रही, किसी किस्म का उनसे फ़ायदा नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी फेल हो चुकी हुई है। हमें ये सारी चीज़ें रीवैम्प करने के लिए आपस में बैठना और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर तो कंसेंसस करें ना। क्यों, बैरूनी ममालिक अगर आपसे कोई मुआहदा भी करते हैं तो आज एक हुकूमत है, कल दूसरी है, अगर उसमें तसलसल नहीं होगा वो आपसे मुआहदा नहीं करते। तो यहाँ पे तो मुकाबला तरक्की का नहीं होता। एक पार्टी ने कोई अच्छा काम किया, दूसरा उसको अनडू करेगा। ये जो अच्छा रिवायत बिल्कुल भी नहीं है। देखें, मुज़ाकरात करने से नतीजा निकलेगा कुछ लो कुछ दो, ये बात इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इस मुल्क के अंदर लगातार जो इलेक्शंस हुए हैं जी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी और ऐसे इलेक्शन जिनको लोग कबूल कर लें, वो अभी तक लोगों के सामने नहीं है। सवाल है इसके ऊपर, बिल्कुल ये सवाल है जी, ये करना पड़ेगा आइंदा के लिए भी। किस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक जमहूरियत के अंदर लाजमी चीज़ है जिसके लिए लाना पड़ेगा। आप क्या, हम ये एक ऐसा सवाल है कि हम अपने मसाइल के साथ कंपैरिजन कर ले तो हमें दुख नहीं होता कि हम कितना पीछे जा रहे हैं और वो कितना आगे जा रहे हैं? कोई शक नहीं जी, हमसाया ममालिक तो कहीं के कहीं चले। मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ जी, हम अब किसी रेस में नहीं है जी। आप ये देखें कि हमें अगर IMF और वर्ल्ड बैंक का हमने कर्जे पूरे करने हैं, और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी हम कर्जे ही मांग रहे हैं, अगर चाइना से वो भी कर्जे। याद रखिएगा, कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, हर कोई अपने मफादात का साझा है। अगर उन्होंने आपको पैसे दिए, उन्होंने पैसे लिए हैं, हमने 75-76 साल में जो पैसे लिए लोगों की तरक्की के लिए नहीं लगाए। देखें, इस हालत में मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। जज साहिबान के 65,000 रुपये जो उनका हाउस अलाउंस था वो 7.5 लाख हो गया। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली,
وہ تو تکلیف کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے اور ہم کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور دیر از آلویز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب مدینہ شریف کے اندر سے ان کو کامیابی ہوئی, انہوں نے فتح مکہ کی, تو انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا. اگر ہم اسی طرح بدلہ لیتے رہیں گے نا کہ ایک دوسرے کا احتساب کریں, پھر کبھی معاملہ آگے نہیں چلے گا. اب اسے آگے چلنے دیں. ٹھیک ہے, چلنے دیں. اچھا عظما کاردار صاحبہ بتائیے گا کہ یہ کوئی نیک نیتی اس میں آپ کو لگتی ہے کہ یہ کوئی اچھا کام شروع ہوا ہے مذاکراتی عمل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں آپ کے مہمان کی باتیں سن رہی تھی. میں رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی اوپینین کو, لیکن میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف بھی کرنا چاہوں گی. آپ کا حق ہے جی, کریں آپ اختلاف. پاکستان ایک سوورن ملک ہے. 23 کروڑ عوام اس میں بستے ہیں. ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. صرف واحد نیوکلیئر اسٹیٹ مسلم ممالک میں وہ ایک پاکستان ہے, اور ہماری 5th لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ہے. ہماری 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کہ دنیا کی بہترین وہ مانی جاتی ہیں. ہمارے اس وقت جو اشاریے ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, وہ بھی مثبت جا رہے ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج 1.25 لاکھ سے ایکسیڈ کر چکی ہے. ڈالر ہمارا بھی سٹیبل ہو گیا ہے. ہماری فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ 35 ارب تک پہنچ گئی ہیں. بہت سارے جو آپ کے جو انرجی کے جو آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو حکومت دن رات کوشش سے کر رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جب چائنا گئی ہیں کس طرح سے انہوں نے سولر جو کمپنیز ہیں ان کو انگیج کیا, آئی ٹی کی کمپنیز کو, ہواوے کو انگیج کیا, اور کس طرح سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اب پاکستان میں آ رہی ہے. آپ کو ہر طرف نظر بھی آ رہا ہے. حکومت کوشاں ہے کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرانا ہے. میں نے تقریباً کوئی 15-17 ضلع پنجاب کے میں نے جا کے وزٹ کیے ہیں پولیو کے حوالے سے, کیونکہ وہ میرا ایک پورٹ فولیو ہے. ہر جگہ ری ویمپنگ آف تمام بیسک ہیلتھ یونٹس ہے. یہ مریم کی جو کلینک آن ویلز ہے, بہترین سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے. فیلڈ ہاسپٹل بہترین سسٹم. ستھرا پنجاب ابھی آپ دیکھیں گے بہترین. کسان کارڈ ہو جائے, ہمت کارڈ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ 50 سے زیادہ انیشیٹو. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اب نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لٹ گیا, ختم ہو گیا, ادارے جو ہیں وہ ایسے ہیں, حکومت ویسی ہے, فیل ہو گیا پورا سسٹم کا. کیوں آپ نہیں, لیکن سیاسی استحکام لانا بھی تو ضروری ہے. دیکھیں وہ آ جائے گا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بین الاقوامی پریشر. ہم کیوں بین الاقوامی پریشر لیں؟ بات ساری تو پھر اس سے پہلے مذاکرات کیوں شروع نہیں ہوئے؟ اب اچانک کیوں شروع ہوئے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں نہیں ہوئے. میں آپ کو بتاتی ہوں. اس لیے دیکھیں 2022 کے بعد ان کو پوری آزادی تھی. ہر قسم کا انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے مارچ کیا, انہوں نے جلسے کیے, حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن 9 مئی کے بعد کسی کو ان پہ اعتبار نہیں رہا. آپ ریاست میں حملہ کر دیں, آپ ریاست کی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں اس پہ سسٹمیٹکلی 30 کے اوپر آپ ایک ہی وقت میں حملے کروا دیں, عوام کو ان کے خلاف اکسا کے کھڑا کر دیں. لیکن جو حملے کر جنہوں نے کیے ان کو سزا بھی تو ملی ہے نا, وہ سزا مل جائے گی. میں دیکھیں اس کے بعد حکومت جو ہے اس کو, جب آپ اپنا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب کر لیتے ہیں, آپ 2 دفعہ وفاق پہ چڑھائی کرنے آگئے, کے پی کی ساری انتظامیہ, ساری پولیس, سارے وہاں پہ اسلحے سے لیس لوگوں کو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا یہ مذاکرات والا ماحول تھا؟ لیکن میڈم اگر اس طرح تو پھر ابھی بھی نہیں ہوں گے. آپ پچھلی باتیں نہیں ابھی ہوں گے نا, اس لیے ہوں گے کیونکہ جسٹس امین الدین کا فیصلہ جو آ گیا کہ اب 9 مئی کے جو فیصلے ہیں وہ ملٹری کورٹس میں آپ کے سامنے 25 کو سزا ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ایک شتر بے بہار بن کے ایک پارٹی نے جو صحیح کہتے ہیں نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں, پولرائزیشن کی ہوئی تھی. اور نہیں, اور دیکھیں کاردار صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ کہ اگر آپ یہ ملٹری کورٹس لاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر بین الاقوامی پریشر, خاص طور پر یورپی یونین کا پریشر بھی تو آ سکتا ہے نا. ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں ہم ان کے ملکوں میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. ہم کسی یہاں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. وہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کو وہ بالکل جو ہے وہ ہمیں منظور ہی نہیں ہے ان کی انٹرفیئرنس. انڈیا کو تو انہوں نے بیلسٹک میسائلز بنانے کی پوری اجازت دی ہوئی ہے. ہمارے پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سینکشن لگائیں گے. لیکن ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے, وہ سارا ڈسکس ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ. دیکھیں ہم ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے, دنیا کو ہماری ضرورت ہے. ہم ایک خطے میں بیٹھے ہوئے جو کہ نیوکلیئر خطہ ہے اس وقت. ہمارے پاس چائنا ایک طرف ہے, ایران ہے, رشیا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ ہماری کوئی امپورٹنس یا ویلیو نہیں ہے
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का गेटवे हम बन जाते हैं अफगानिस्तान के थ्रू, ठीक है? तो क्या हमारी हम दुनिया जो है वो हमारे बगैर बहुत अच्छी रहेगी? जी नहीं। लेकिन उनका भी नेशनल चाइना की लिस्ट की बात करें तो उसमें भी हम मकरूज हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ रिलेट करता है। देखें, ये ठीक है, मुज़ाकरात मैं आपकी इसलिए तरफ हुए थे आता हूं, क्योंकि राव खालिद इन्होंने साहब निकाह की शर्तें रखी हुई थी और ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह कह रहे थे हमें एनआरओ दे दो, खान को जेल से निकाल दो, उसके सब केसेस आता हूं आपके पास, आता हूं इसलिए मुज़ाकरात नहीं हुए। अब चूंकि इनके गले के ऊपर आ गई है बात, तो अब ये जनाब पाँव पकड़ेंगे। ठीक है, हमने तो शुरू से दरवाजे खोले हुए थे, लेकिन शराइत के साथ अब रिमिटेंस नहीं बाहर से हम बंद करवा देंगे, ये कौन सी बात है करने वाली? बिल्कुल आपकी जुडिशियल कमीशन आप जबरदस्ती बना दें, ये कौन सी बात है करने राव खालिद वाली? साहब बताइएगा कि मुझे ये जो बात है कि क्या हम यूरोपीय यूनियन का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा ट्रेड का जो मसला है, अगर वो प्रेशर डालते हैं इस मामले के ऊपर, जीएसटी प्लस और दीगर जो मामला थे इसके ऊपर, क्या आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन ने बड़ी अच्छी तरह हुकूमत का जो है वो नुक्ता नज़र जो है वो सामने लेके आई हैं और अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते ये जो मुज़ाकरात आज शुरू हुए ना, ये पिछले 2 साल पहले शुरू होने चाहिए थे। जब ये गवर्नमेंट गई थी और नई गवर्नमेंट आई थी और उसके बाद जो है हमारी PDM 1 आई, फिर PDM 2 आई, तो उसमें ये मुज़ाकरात, और हमेशा हुकूमत ने उस वक़्त PTI को बार बार जो है वो दावत दी कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन उस वक़्त PTI जो है किसी सूरत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी और वो हमेशा एक नई से नई कंडीशन लगाते चले गए और वो किसी सूरत किसी दूसरे सियासतदान से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे, बल्कि यहाँ तक थे कि वो तो दूसरे सियासतदानों को शूदर और खतरी समझने लग पड़े। सियासत इस तरह नहीं होती। मुल्क में सियासत के लिए अपने मुज़ाकरात के दरवाज़े हर वक्त खुले रखने चाहिए और आज ये बहुत अच्छी बात है जिसमें हमारे जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने ये काम किया और शहबाज शरीफ साहब से मिलके ये जो है उनसे इजाज़त लेके कमेटी तश्कील हुई और उसकी आज पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग के नताइज ज़रूर निकलेंगे, लेकिन अगर नेक नीयती दोनों तरफ से रही, एक चीज़ मैं फिर ज़रूर कहूँगा कि नून लीग में नेक नीयती का हमेशा फुकदान रहा है। नून लीग में ये हमेशा अपने अलाइज के साथ भी जो है वो नेक नीयती से नहीं चलते। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है, आपको काफ़ी तजर्बा है इसके ऊपर, अभी भी आप इनके साथ अलायंस में ही हैं। देखिए मैं वही इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ ना कि अलाइज होते हुए भी ये उनको स्पेस देने को तैयार नहीं होते। ये अपने जो है अलाइज को भी जो है वो कहते हैं कि इनके जो है ना वो बल्कि अपने कमीन की तरह ही लेके चलने को तैयार होते, इसलिए इनको चाहिए कि स्पेस दें। अपोजिशन तो दूर की बात, अलाइज को कम से कम साथ लेके चले, इनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। अलाइज जो है ये इस वक्त इनकी हुकूमत का एक मेन, तो इसका मतलब इस वक्त आप भी राजी नहीं हैं? देखिए हमारी एक कमेटी बनी हुई है, तो कुछ मसाइल हैं, बिल्कुल मसाइल हैं और उस मसाइल का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं और ये हमारे मीडिया में भी आए हुए हैं। हमारी इसके वक्त बाकायदा कमेटी भी बनी हुई है, उन कमेटियों का इजलास भी पिछले दिन हुआ। अब CAC का हमने इजलास जो है वो अपना इसीलिए लेट किया कि वो जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका कोई नतीजा हमारे सामने आए कि क्या बना क्या नहीं बना, फिर उसके बाद हम CAC में उसकी जो है अप्रूवल लें। ये मामला है, इसलिए से जो है नून लीग को भी बड़ा सीरियसली इन मुज़ाकरात को लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है ना जी, उसके लिए एक जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर है, तो वो फिर ज़रूरी है इसके लिए। अगर हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो कभी भी जो है ये मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और अब आपने जो बात की कि ये जो GSP वाला जो और यूरोपियन यूनियन वाला, वो एक सीरियस इशू है। 27 मुल्क हैं, वो एक नहीं है। यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने एक अपनी जो रिजर्वेशन दी है, इसके ऊपर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब को उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो किसी का जो है वो प्रेशर लेना नहीं चाहता, ना लेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उज़्मा कारदार साहिबा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल, तो आप ये समझते कि इस वक्त ये मुज़ाकरात का अमल हमारा अंदरूनी मामला है और यहाँ पर शुरू हुआ है, कोई बैरूनी प्रेशर नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है। ये हमारी ज़रूरत है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमारी अंदरूनी ज़रूरत है। तो फिर कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज तक तो इकट्ठे बैठे नहीं हैं। सवाल तो ये हर एक बच्चा, हर एक बंदा पूछता है कि ये कैसे बैठ गए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं मैडम, आपसे शुरू करेंगे। ब्रेक लेते हैं। की जो आई है ना 7 मेंबर बेंच की जजमेंट, ये उसका डायरेक्ट नतीजा है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसी मामले के ऊपर बात करेंगे।
वेलकम नाज़रीन, जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है एक अच्छी बात है, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसका आगे फ्यूचर क्या होगा। तो उज़मा कारदार साहबा से पूछता हूँ, मैडम बताइएगा कि ये जो अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन का जो फैसले की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो अब इसके ऊपर आप समझते हैं कि आगे कुछ इस पेशरफ्त आएगी और मामला बेहतर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें अकाउंटेबिलिटी अब शुरू हो चुकी है। एक साल से तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन अब वो मामला नहीं रहा है। अब इनको समझ आ गई है कि हमने जो ये रियासत के ऊपर चढ़ाइयाँ की और हमने जो एक इंतशार फैलाने की कोशिश की और सारी केओस फैलाने की मुल्क में कोशिश की, वो नाकाम हो चुकी है। तो अब एक ही तरीका है बचने का, और वो ये है कि टेबल पे आके बैठ जाएं। और बड़ी अच्छी बात है, हमने ये वेलकम किया है। स्पीकर साहब की भी इसमें बहुत काविश है, वो मिले प्राइम मिनिस्टर से। वो जो निकाह की शर्तें थी वो भी हमें अभी नज़र नहीं आ रही हैं, और बैरिस्टर गौहर ने बड़ी अच्छी सेंसिबल स्टेटमेंट दी है कि जी अच्छे हम ट्रस्ट कर रहे हैं और अच्छी कमेटी बनाई गई है और इसमें अच्छे मुज़ाकरात होंगे। तो पेशरफ्त होगी कोई? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। देखें, अगर आप निकाह की शर्तें रखेंगे कि रिमिटेंसेस हम बंद करा देंगे, हम सिविल नाफरमानी, ये क्या बात होती है भाई? ये कौन से मुज़ाकरात आप करने जा रहे हैं? भी रही है बानी पीटीआई, तो कैसे मान गए? वो तो इन दोनों जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार मैं नहीं। आपको वो कहते हैं वो करप्ट है, ये करप्ट है, इनके साथ बैठना वो नहीं चाहते, तो फिर कैसे हो गया? 25 लोगों को तो सजा मिल गई है। और क्या वो सजाओं से डर गए हैं फिर? इसलिए क्योंकि ये ताने बाने सब उन तक जा रहे हैं। अभी प्लानिंग किसने की थी? लीडर कौन था इस पार्टी का? किसने लोगों को उकसाया था? मुज़ाकरात का अमल तो सजाओं से पहले शुरू हुआ ना। मुज़ाकरात का अमल, सजाएं तो अभी हुई ना, 1-2 दिन पहले की बात नहीं, मुज़ाकरात का भी तो अभी अमल शुरू हुआ है। पहले तो ये कह रहे थे रिमिटेंसेस हम बंद करा देंगे, जुडिशल कमीशन बना के दें। अब वो सब बातें जो है ना, वो अब कोल्ड स्टोरेज में जा चुकी हैं। अब ये सीधे होके तो बैठ के करेंगे, और हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान को हम जो है कोशिश करेंगे उसके इकोनॉमिक जो सारे जो चैलेंजेस हैं वो उनको हम डिस्टर्ब करेंगे, तो ये हम किसी के फायदे में पीटीआई भी तो यही चाहती है ना कि पाकिस्तान भी रहे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। पीटीआई ने जो पीछे जो और उनका सबसे बड़ा मसला ये कि वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो उसके ऊपर मुझे ये बताएं कि ये फॉरेन रेमिटेंसेस कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कभी सोच सकता है कि हम इस तरह करें? और फिर आगे से कहते हैं जी केपी में तो आएंगी, बाकी सूबों में नहीं आएंगी। आपको अल्लाह का खौफ करेगा। आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून, कोई ऐसा धारा जो कानून पर अमल कर रहा है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके पास फिर दूसरा तरीका क्या है? वो क्या करें? सब इदारे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चल रहे हैं। केपी में जहाँ इनकी 80% सीटें हैं, वहां तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थी ना, वहां तो कोई मसला ही नहीं हुआ। लेकिन जहाँ ये हारे वहां पे मसाइल ही मसाइल है। तो आप 100 दफा इलेक्शन कर लें, ये फिर भी नहीं मानेंगे जब तक ये कहेंगे 100% सीटें हमें दे दें। चलो आपकी तरफ आते। कलानूरी साहब, जिस तरह मैडम ने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट काम पाकिस्तान के अंदर दारे बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत मनसूबे उन्होंने गिनवा दिए कि पंजाब के अंदर इतने ज़्यादा मनसूबे हैं, तो फिर आप तो खुद जो है वो आपका एक कानूनी माहिर भी हैं, तो आपको पता भी है पाकिस्तान के आज तक पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें और पंजाब के अंदर आई हैं, तो क्या वाकई इस वक्त बहुत अच्छे हालात हैं और बिल्कुल जो है वो ठीक जो है वो मसला काम कर रहा है? बेहतरी की तरफ सर मैं अर्ज़ करता हूँ, शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से भी बुरी होती है। मैं इंसानों का नाम लेके कि जी वो बहुत बड़ा हीरो है, आज एक हीरो है दूसरा हीरो है, मैं इससे ज़रा बड़े लेवल पे बात करता हूँ। एक तो माजी के अंदर मुज़ाकरात हुआ पीएनए के, हमें भूलने नहीं चाहिए, हमने देर कर दी थी और उसके नतीजे में इतना लंबा मार्शल्लाह हमें जो है ना वो भुगतना पड़ा। इसलिए मुज़ाकरात के अंदर आगे जाने के लिए हमेशा कोई बुनियादी बातें होती हैं, कुछ लो कुछ दो। अगर एक बंदा बिल्कुल ही ठीक है और दूसरे की बिल्कुल ही गलत बात है, मुज़ाकरात आगे नहीं चलते। FATF के हमारे ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, हमें 9 साल लगे हैं ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, और अभी भी उन्होंने मशरूत हमें इजाज़त दी है, वो दोबारा आप पे पाबंदियां लग सकती हैं अगर आपने इसी तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन रखी। यहाँ पे अब स्टॉक एक्सचेंज की जी बड़ा वावेला किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर 15 लाख लोग हैं सिर्फ जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे 22 करोड़ की आबादी है। वो कभी इंडिकेटर नहीं है, ये फॉल्स पिक्चर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। यहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल रन नहीं कर रही, एग्रीकल्चर सेक्टर का सत्यानाश हो चुका है, रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं चल रही। अब आप बताएं कि इन्वेस्टमेंट तो उन मुल्कों में होती है कि जिन जगहों पे चलते हैं। जी आपको क्या असल है, हम पूरे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी किसी का नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, कायद आज़म का पाकिस्तान है जिन्होंने बनाया। मायूसी नहीं फैला रहे, मायूसी नहीं फैला रहे। मैं पाकिस्तान के आपको एक बात बताता हूँ, 62% यंग लोग हैं। ये पुराने बंदे अगर साथ छोड़ देना
جان چھوڑ دیں. آپ یہ نے اپنی باری کے اوپر 62% آپ کو ٹائم بریلینٹ ملے گا. ینگ لوگ ہیں جن میں سے آدھی خواتین ہیں. اب پرانے بابوں کو راستہ اگر چھوڑ دیں, پاکستان بہتر چلائیں گے, وہ دنیا بھر میں اچھے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, انویسٹمنٹ جس نے کی ہوتی ہے اس نے حلال کی کمائی ہوتی ہے, وہ اس جگہ پہ لے کے جائے گا جہاں پہ اگر ڈسپیوٹ ہو تو ریزالو ہو, پالیسیز کا تسلسل ہو, اور وہ کرنے کے لیے نیشنل کنسنسس تمام جماعتوں کا کرنا ان ایشوز میں بہت ضروری ہے. اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے تو ملک آگے چلے گا. اس وقت ہر بندہ جو کہتا ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ہم سارے پاکستانی کدھر گئے جو کسی سیاسی جماعت کے ممبر نہیں ہیں, اور ہم کسی کے یہ نامنے نہیں ہیں کہ جی اس دلہن وہی جو پی ایم من بھائے. اگر آپ کا کوئی واقف ہے آپ جج لگ جائیں, آپ کا کوئی واقف ہے آپ کی نامینیشن ہو جائے, آپ کو ٹکٹ مل جائے. پارٹیوں کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ ہم نے تو ابھی تک وہ معاملہ کوئی آئیڈیل سچویشن کسی کے لیے نہیں ہے. ہمیں یہ سارا کچھ ری ویمپ کر کے ایک دفعہ پرانی دشمنیاں بھلانی ہیں اور پھر آگے چلنا ہے. اور آئندہ زندگی آئندہ گزاری جاتی ہے, اب کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے اختلاف کرتا ہے ان کو سمندر میں پھینک دینا, وہ بھی پاکستانی ہیں, انہوں نے یہی رہنا ہے. استحکام بھی تو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جی, بہت ضروری ہے. اور اسی لیے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کو سیاستدانوں کو بڑا ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. آپس میں مذاکرات کریں, کسی اور کی انٹرونشن کی ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب, ایک دور تھا کہ جس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی بڑی لڑائی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف, یہ 90s کی بات کریں, اس کے بعد پھر آج, اس کے بعد پھر اگر دیکھیں کہ اب وہی معاملہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ساتھ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو پرانی دشمنیاں بلائی جا سکتی ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کے گلے شکوے بھی ہیں اور الائنس میں آپ ہیں, لیکن پھر بھی آپ کا وہ اس وقت وہ معاملہ نہیں ہے اور آپ ایک بہتر طریقے سے دونوں چل رہے ہیں. دیکھیں 90s کا جو دور تھا نا, وہ ہماری پولیٹکس کا بڑا بدترین دور تھا. ہر جماعت ایک دوسرے کے خلاف اس طرح, یعنی کہ پنجابی نے کہتے ہیں نا, ڈانگے سوٹے چکے تھے ٹور پہندے سی ایسی. یہ غلط طریقہ تھا. اب تو اور بڑھ گئے. تو اس کے بعد سی او ڈی آیا, چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا, اس پہ پھر ایک یعنی آگے چلنے کا ایک راستہ نکلا. اور الحمدللہ آج جو یہ جو گورنمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ دونوں کے الائز, اور اس کے بعد اس میں ایم کیو ایم بھی ہے اور دوسرے بھی, یہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے. ادروائز یہ اس طرح گورنمنٹ نہ بنتی, ورنہ تو یہاں پر جو پیپلز پارٹی کے جو اس وقت بھی پیپلز پارٹی جس برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہے نا, یہ صرف اور صرف اپنی اس جمہوریت کو بچانے کے لیے ہی کر رہی ہے, اور اس میں آگے چلنے کا اس میں حوصلہ ہے, جبکہ نون لیگ میں یہ حوصلہ نہیں ہے. آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ کسان کارڈ, یہ ہماری بہن کہہ رہی تھی کسان کارڈ دیا, دوسری چیزیں دی. کسان کے ساتھ تو جتنا ظلم پنجاب میں ہوا ہے نا, اس وقت یہ بھی بتا دیں کہ کتنے زیادہ منصوبے بنوا دیے ہیں. میں بتاؤں کاردار صاحبان ٹریکٹر ملنے شروع ہو گئے. سر آج گیس مہنگی ہوئی ہے, آج پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. اصل حقیقت کو یہ ان کی بات نہیں کرتے. آپ تو الائنس میں ذرا بتا دیں پنجاب کی صورتحال. دیکھ کے آئی ہوں ہر طرف سولر پینلز پہ ٹیوب ویلز چل رہے ہیں. چلو ان سے بھی جواب لے لیں. ان سے بہتری آئی, آپ کے الائنس میں اتحاد میں وہ بھی بتا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. 12 گھنٹے آج میرے گھر میں جی بتی گئی رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ بڑی جی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. یہ سب فضول باتیں ہیں, ایسا ہے نہیں. آج دیکھیں پیٹرول آج رات کو پھر مہنگا ہو رہا ہے, ابھی گیس ڈبل ہو گئی. بڑے کی بات یہ فیکٹ ہے. میں اپر مال پہ رہتا ہوں جی, میں اپر مال پہ رہتا ہوں. تو وہاں کیسے 12 گھنٹے چلی؟ 12 گھنٹے لائٹ گئی ہوئی. نہیں کلا نوری صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہی کہہ رہے اگر ہیں. اس علاقے میں گئی, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہی ہمارے پاس ہوگی. گیس آتی نہیں, اور اس کے باوجود ابھی ڈبل قیمت ہوئی ہے گیس کی. نہیں ہوئی, سب کو یہ آپ سب کو پتا ہے. ہر جگہ ہو رہی ہے. نہیں جی, گیس لوڈ شیڈنگ کی بات آج نہیں رہی. لوڈ شیڈنگ راؤ خالد صاحب کی طرف جاتے ہیں, ان کی بات درمیان میں رہ گئی. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہ آپ کے گھر میں, نہ میرے, نہ ان کے گھر میں, میں پتہ آپ نہیں کو انہی کے گھر میں ہو رہی ہے. ہوئی ہے آج ہوئی ہے, آج کہہ رہا ہوں, آج کہہ رہا ہوں. ویسے کوئی فالٹ. چلو چیک کرتے ہیں کیا معاملہ ہے. راؤ خالد صاحب بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب حکومت کے جو معاملات ہیں وہ بتا دیں. آپ میری عادت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی بجلی کے مسائل حل ہو گئے ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ہونے جا گیس آتی نہیں, پرائس دونوں ڈبل سے ہو میں گئی ہے. ریکویسٹ کرتا ہوں کہ راؤ خالد صاحب کی باری ہے. میڈم کے ساتھ جو ہے دوبارہ نئی سرے سے ری نیگوشیشن ہوئی ہے حکومت کی. آپ سولر انرجی پہ دیکھیں جی, ہر ایک میں کوئی اچھی بات ہوگی, بری بات ہوگی. آپ یہ کہیں گے جی ساری باتیں ایک میں اچھی ہیں اور دوسرے میں بری ہیں, اس طرح بالکل آتے کلا نوری صاحب راؤ خالد صاحب بات کریں گے. میڈم ایک منٹ دے دیں, ان کی باری ہے. ہر چیز بری ہے, کوئی اچھا ہے وہ آپ کی پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے اوپر بات کریں گے. اب میں اچھی بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں راؤ خالد صاحب کو بالکل ٹائم نہیں دیا جا بڑے رہا. لائق ہیں, وہ باری باری سے یونیورسٹی کلا نوری صاحب, جاتے ہیں, ٹاپ کلا نوری صاحب میرٹ نہیں ہے. میری
जब रिक्वेस्ट तक है मेरिट 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 आप नहीं दोनों से आएगा, मुल्क रिक्वेस्ट आगे नहीं है, जाएगा। प्लीज आप इस दोनों से मुल्क के अंदर रिक्वेस्ट है। धांधली है, ये बताएं। प्लीज रिक्वेस्ट है। मेरिट की बात हाँ, मेरिट नहीं है। मेरिट में बात किसी फील्ड आप यहाँ पे मेरिट कर दे, राव खालिद साहब की बारी, आप मेरिट नहीं कर रहे आप। यहाँ पे हालात ये है कि हम ज़ाती तौर पे एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कि मेरी बात के दौरान देखें, ये दोनों दोस्त जब बोल रहे थे, मैंने एक लफ्ज अपनी जुबान से बिल्कुल नहीं ऐसा ही निकाला, और अब भी जब इन्होंने बोलना शुरू किया मैं खामोश हो गया। लेकिन जिनके साथ आपका था उन्होंने भी आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, अब ये देखें जहाँ पे ये हालात हों तो फिर हम कहते हैं जी पार्टियां एक दूसरे को, यहाँ तो हम जाती तौर पे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। बिल्कुल मेरी यही है। बात को मुकम्मल होने से पहले ही दरमियान में से बात आप बात करें, कोई नहीं बोलेगा, आप ठीक बात है। करें। अब बात यह कि किसान कार्ड की बात हुई, किसान के साथ जितने जुल्म और ज्यादती पंजाब हुकूमत ने की, इससे ज़्यादा जुल्म हो नहीं सकता। यहाँ पे 3900 रुपये जो है वो रेट निकाला, और 2200 रुपये में लोगों को जो है ना उस वक्त जो है अपनी गंदम बेचना पड़ी, बहुत नुकसान और उसके बाद जो कुछ जुल्म हुआ उनके अपने कानों के कांटे और गले की जो है ना वो माला तक बेचनी पड़ी जमींदारों को, और उनको ये जो हालात हुए फाकों के यानी कि वहाँ तक पहुँच गए। और फिर हम बड़े खुश हैं कि जी हमारे मुल्क में बड़ी खुशहाली है, हम ये जुल्म करके और ज़्यादती करके ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह हम अब स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, हम बड़े खुश हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बहुत ऊपर जा रही है। भाई अभी तक मुझे ये बता दें कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसका क्या असर पड़ा। किसी एक बंदे को, आपको या मुझको, कहीं पे भी कोई चीज़ सस्ती मिली? एक माश की दाल जो है गरीब आदमी जो खाता है वो भी 800 रुपए लेकिन किलो राव खालिद साहब, आप भी तो इत्तेहाद में हैं हुकूमत सर के, है आप ना। भी तो फिर उतना लेकिन ही- हमारे उतना ही देखिए जिम्मेदार हैं। हमारे पास एग्जेक्टिव जो है ना वो पावर्स नहीं है, हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईनी होते हैं। इस वक्त हमने सिर्फ, आप इक़्तिदार का मजा भी ले रहे हैं और जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले मजा रहे। नहीं ले रहे हम तो, इसलिए देखिए अवाम की आवाज़ बन के इनको बताते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, आप इसको दुरुस्त करें, लेकिन ये दुरुस्त करने को तैयार नहीं होते। इसलिए बार बार इनको ये रिक्वेस्ट की जाती है, और ये हुकूमत कायम रखने का है कि देखिए मुल्क में जमहूरियत तो चलानी है कि नहीं चलानी। हम क्या कि हर रोज़ एक नया एक इलेक्शन लेते रहे, नहीं, रोज़ाना एक इलेक्शन नहीं हो सकता। मुल्क की डेमोक्रेसी को चलाने के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ती है, और पीपल्स पार्टी वो कुर्बानी दे रही है, और उसका नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, हम उस नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़, ये जस्टिस इनकी तरफ से भी आना चाहिए। अवाम के लिए ये मनसूबे लेके आए, यहाँ पर सिर्फ अपने ज़ाती नमूदो नुमाइश के लिए मनसूबे ना लेके आए। ये तो मेरा इस वक्त अगर कंपैरिजन करें पिछला पीटीआई के दौर का, बुज़दार साहब और इस वक्त मरीम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब में कर रही हैं, वज़ीर आला पंजाब में लीड कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि 6 माह के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ को बेहतर तो किया काम? अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो बुज़दार की निस्बत तो बेहतर काम हो रहा है। देखिए मैं ऐसी ये तो बात अच्छी मैं गलत बात कर, यानी हमें सियासी तौर पे मुखालफत ज़रूर होगी किसी के साथ भी, लेकिन बंदे को हक़ाइक़ पे रहना चाहिए। उनसे बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं फिर ये कहूँगा कि इनको जो है ना, हमारे जो अभी जैसे सोलर लाइट्स की बात की, भाई लाइट है ही नहीं। जब यहाँ पे लाइट नहीं है, हम सोलर पे जाएं, कभी किस पे, हम लोगों को क्यों, एक तो गैस आपको अवेलेबल नहीं है, लाइट आपको अवेलेबल नहीं है, गैस की लोड शेडिंग तो जारी है, ये तो हर सर्दियों में होती है, नहीं गर्मियों में भी होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गर्मियों में भी होती है, यानी पे सिर्फ 6 घंटे टोटल पूरा दिन में गैस मिलती है, गर्मी हो या सर्दी हो। और रेट उसके दिन ब दिन कभी 200% बढ़ाए जा रहे हैं, कभी 300% बढ़ाए जा रहे हैं। किसने बढ़ाए? गवर्नमेंट तो हमारी मुस्लिम लीग नून की है ना जी, ड्राइवर तो हमारे वही है ना इस वक्त, पायलट तो वही है जिन्होंने इसको लेके चल रहे। उनको चाहिए कि इसके ऊपर खुसूसी तौर पे देखें। अवाम जो है, अवाम को जब तक फ़ायदा नहीं होगा उस वक्त तक जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर पार्टियाँ या जो है हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, हमें नुकसान ही होगा। इसलिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए, और पीटीआई को स्पेस हम लोग देते हैं। हमारे ये मंसूबे, हमारे ये इस तरह के जो काम है ना, ये पीटीआई को स्पेस दे रहे हैं ना, और वहाँ के लोगों की मैं आपकी इसी बात के ऊपर उज़मा कारदार साहब से ले लेता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने ये तो तस्लीम किया है कि उस्मान बुज़दार के साथ अगर कंपैरिजन करें तो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा जो है वो बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ उन्होंने किसान की बात की और दूसरी सारी बातें की। यहाँ पर ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास वापस आते हैं और इसी के ऊपर बात करें। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें और दोबारा वापस आते हैं।
वेलकम नाज़रीन पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, वैसे मौजू तो ये है कि जी हम बात करें जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर, लेकिन बात आगे तक निकल चुकी है और कुछ राव खालिद साहब ने कहा चूँकि वो अलायंस में हैं, इत्तेहाद में हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जनाब जो है वो कारकर्दगी के ऊपर ख़ास तौर पर बात करेंगे किसानों के जो मसाइल हैं, आज भी वो सरापा एहतजाज हैं। जुमा कारदार साहबा से पूछ लेते हैं, मैडम बताइएगा कि अभी भी लोग किसानों की बात करें, उनको उस रेट के ऊपर गंदम तो नहीं मिली, तो इसके अलावा आपकी कारकर्दगी के ऊपर बात करें तो वो तो उस्मान बाज़ार से तो बेहतर, लेकिन फिर भी उस लिहाज से बेहतर नहीं है कि जो होनी चाहिए, जो अभी राव खालिद साहब ने कहा है। देखें, मुझे 2-3 मिनट आपने देने, ठीक है, तो फिर ताकि मैं जी आप एक्सप्लेन करें। एक तो ये जो गंदम की सारी बात है, ये हमारे दौर से पहले जो हमारा जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें जो गंदम इंपोर्ट की गई थी, ये सारा जो क्राइसिस था ये उसकी वजह से हुआ था, हमने तो उसको संभाला है, ठीक है। नंबर 2 बात, ये जो आप कहते हैं ना बिजली और गैस, आप सबको पता है कि IMF की सबसे पहली शर्त होती है कि जितनी सब्सिडी है गैस और बिजली से वो ख़त्म कर दें, लेकिन मरियम नवाज साहिबा एक वो CM है जिन्होंने 45 अरब अपने पंजाब के रिसोर्सेज से, सेंटर से नहीं एक टका भी लिया, पंजाब के रिसोर्सेज से 45 अरब खर्च करके 14 रुपए पर यूनिट सब्सिडी दी 2 महीने 500 यूनिट से कम के सार्फिन को। मुझे कोई और सूबा बता दें जिसने ये सब्सिडी दी हो, नहीं दी ना किसी ने, ठीक है, तो आप फिर बात भी इतना नहीं। इन्होंने मेरिट की बात की, ये जो होनहार तालिब इल्म का जो अभी प्रोग्राम था, आपको पता है 30,000 स्टूडेंट्स को जिनकी एडमिशन हो गई थी मेरिट पे, किसी न बहुत सारी मुख्तलिफ पंजाब में जो यूनिवर्सिटीज़ और सारे जिसमें उनको ये स्कॉलरशिप मेरिट पे मिला है। 30,000 स्टूडेंट्स को वेबसाइट पे गए, वहां पे उन्होंने अप्लाई किया। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में है जी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर पंजाब, बिला तफरीक, कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं, कोई ये नहीं कि मेरा या तेरा, मेरिट पे मिला। और पूरा वो उसकी जो 30,000 को ये जो इनॉग्रेट, मरियम नवाज साहिबा का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो। ये जो मरियम ये जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है, मैं खुद 18 ज़िलों में अपनी आंखों से देख के आई हूँ। 6 वैन्स हैं, सुबह 9 बजे निकलती हैं, 3 बजे तक ये 31 दवाइयाँ, ये पूरी जितनी वहाँ पे लोकल अपना वो। लेकिन मैडम ये PTI कहती है कि ये तो उस्मान बाज़ार के दौर में उन्होंने इफ्ताह भाई साहब, ये वहाँ हमने, मैं थी उस जमाने में उस हुकूमत में, मैंने कहीं नहीं देखा कागजी कार्रवाई, सिर्फ कागजी कार्रवाई। ये ग्राउंड पे चीजें हो रही हैं, लेकिन वो कहते हैं उसी को जरा पेंशन करके कोई चीज हवाई। अच्छा, आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, 38% से इन्फ्लेशन इस वक्त आपकी 7 सिंगल डिजिट पे आ गई है। रोटी आपकी 20 पे थी जब हमारी हुकूमत आई है, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पूरी काविश करके आज 12 रुपए की आपको रोटी मिल रही है। आपको चीनी पे सब्सिडी अभी गवर्नमेंट ने दी है, पेट्रोल आपका 4-5 दफा उसकी कीमत जो है वो कम हुई है। जब हुकूमत को मौका मिलता है तो वो कोई ना कोई अवाम की रिलीफ के लिए पैकेज लेके आते हैं। तो खुदा के लिए जायज बात क्या करें। देखें, मैं ये मेरा भी एक सवाल है कि इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में जो है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन कटौती की गई है। KP की बात कर लें, दीगर सूबों की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, मुलाजमीन रो रहे हैं, और क्या आप उनकी आवाज़ बनेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर पेंशन क्यों काट ली गई है? बाकी सूबे भी तो है ना, अगर वफाक का फैसला तो बाकी के ऊपर क्यों लागू नहीं है? इसको भी और आपकी जो मेंबर्स उनकी तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। देखें, आप सामने बात करें, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं इंफॉर्मेशन लेके आपको पहुंचा दूंगी कि कोई रैशनलाइज किया होगा जिसकी वजह से ये बात हुई है। कोई इस नाजायज बात बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा जो है वो सिर्फ बजट कम किया जा रहा है, यही एक बात है। कोई तो इसकी वजह होगी, लेकिन वो सवाल उठाते हैं कि KP या तो इन्फ्लेटेड होगा सारा कुछ पहले ही मामला, या कोई इसमें जो है वो कोई। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ तो उनकी कटौती होगी, दूसरी तरफ जो है वो मेंबर पंजाब असेंबली की तरफ। मैं आपको साफ बात बता रही हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन आपके मुंह से मिल रही है, मैं इसकी तफसील लेके फिर मैं आपको बता। लेकिन अगले प्रोग्राम में आपको पोर्टफोलियो पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपका वो पोर्टफोलियो भी है। मैं पूछ के कि महकमे से कि भाई ये क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए शुरू करवाए गए हैं, और स्टार्टअप्स के लिए अरबा रुपए, 1-1 करोड़ दिया जा रहा है हुकूमत नौजवानों को, स्टार्टअप्स जो शुरू करेंगे किसी ना किसी इंक्यूबेटर में, और कोई अपना अगर वो उनका प्रोग्राम अच्छा हुआ, प्रोजेक्ट अच्छा हुआ, तो हुकूमत 1 करोड़ को कर्जा देगी, इंटरेस्ट फ्री कर्जा देगी। ये सारी चीजें पेपर पे नहीं है, ये हो रही हैं। ठीक है, कला नबी साहब बताइए कि
پی ٹی آئی بھی تو آج تک انہوں نے کسی سے مذاکرات ہی نہیں کیے. جب بھی کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا تو بانی پی ٹی آئی اپنا جو ہے ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو اب ان کو بھی تو بنتا ہے نا کسی کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں سوسائٹی میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, برے بھی صاحب ہوتے آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, بیک ٹو اسکوائر ون. آپ نے جس پروگرام کے لیے مجھے بلایا تھا نا, یہ اس ایشوز کی بجائے یہاں پہ کچھ بندوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, میں وہ کرنے نہیں آیا. ایک بات میں نیشنل ایشوز جو بڑے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں معاشرے کا سب سے لائق بچہ کون ہے؟ ڈاکٹر. وہ ڈاکٹر, اس کا کوئی سروس سٹرکچر نہیں بنایا, وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, وہ سی ایس ایس کا ایگزام دے کے کہ اے ایس پی پولیس میں جانا چاہتا ہے, اس کا زیادہ وہ یا وہ اینکر بن جائے گا. حالانکہ ڈاکٹرز کم ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرٹ اس ملک میں اس طرح ڈیفیٹڈ ہے, یا وہ ملک چھوڑ جائے گا. آپ نے اگر لوگوں کے لیے مختلف شعبہ ہے کے اندر موقع پیدا نہیں کیا. دیکھیں یہ جو جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا مالک ایک سیٹ ہے, جرنلسٹ تو نہیں ہے. میرے لا اسکول کا مالک جو ہے اس کا تعلق کیا ہے وکالت کے ساتھ, وہ بھی ایک سیٹ ہے, وہ مالک ہے. ڈاکٹر وہ جو ہے ہاسپٹل کا مالک نہیں ہے, وہ بھی ایک سیٹ مالک ہے. آج بھی اگر آپ سرکاری ہاسپٹل لاہور میں پی آئی سی ادھر چلے جائیں, میرے اوپر یہ گزری ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو, کہیں گے جی آپ کی اینجیوگرافی 2 مہینے کے بعد ہوگی, اور آپ اسی ڈاکٹر کو جو وہاں پہ سرکاری ڈاکٹر بیٹھا پرائیویٹلی دکھائیں 15 منٹ بعد کرے گا. تو جس ملک کے اندر تعلیم پبلک سکول ختم ہو چکا ہے, اگر آپ کا بچہ یہ پرائیویٹ سکولوں میں نہیں جاتا وہ زندگی کی دوڑ سے فارغ ہے. لاہور میں ایک سینٹر ماڈل سکول ہوتا تھا, اسٹیٹ آف دی آرٹ سکول تھا, اس کا اور یا گورنمنٹ کالج کا لیتھل کمبینیشن تھا. ہم نے عام بندے کے لیے تو یہ حالات پیدا ہی نہیں کیے ہوئے. اس کے لیے نہ صحت ہے, نہ اس کے لیے تعلیم ہے, نہ اس کے لیے میرٹ کے اوپر جاب ہے. یہ باتیں کرنے کی ہیں اور یہ پارٹی پالیٹکس سے اوپر بڑھ کے کرنے کی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں میرے لیے سب لوگ مقدم ہیں, میرے لیے کوئی سیاستدان جو ہے وہ میرا دشمن نہیں ہے, وہ سب پاکستانی ہیں. سب آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور ماضی چھوڑیں, ایک دوسرے کو معافیاں دیں, اس کو وہ بھی کریں. کیوں نہیں, ہر ایک کو کرنی چاہیے. کیوں ہم نے بات نہیں کرنی؟ ہم اگر دشمن ممالک کے ساتھ بھی جا کے کسی دنیا کے ہر جھگڑے کا آخری حل جو ہے نا وہ گفت و شنید اور صلح ہی ہے, اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہے صلح الخیر. یہ جھگڑوں سے معاملات جو ہے نا وہ نہیں چاہیے. اب تو دنیا کے اندر یہ جو آئندہ وار ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وار جو ہے ٹریڈیشنل وار ہونی ہے, یا سائبر وار ہونی ہے, یا پانی کی جنگ ہونی ہے؟ یہ زمانہ گیا کہ جب ہم لڑائیاں کرتے تھے, اور وہ لڑائیاں ہم کیا گھروں تک لے آئے ہیں, ہم لڑائیاں آپس میں دشمنی تک لے آئے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ باتیں کریں, ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں, ایک دوسرے کو معافیاں دیں, اور نیشنل ایشوز پر تنظیم اور آگے چلیں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس وقت بانی پی ٹی آئی بھی اپنے سارے حربے استعمال کر چکے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہوں کہ چلو آپ مذاکرات ہی کر لیں؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ مذاکرات کے بغیر کوئی حل نکلتا ہی نہیں ہے, اور یہ مذاکرات بہت پہلے ہونے چاہیے تھے اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ اور دوسری پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, تو آپ وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں نا کرپٹ ہے تو پھر میں آپ کی مہربانی, اگر یہ کرپٹ ہے تو پھر یہ پچھلے 15-20 دنوں سے 25 دنوں سے اتنے ترلے منتیں اور پاؤں پڑنا کیوں؟ ان کی یعنی کہ جو کمیٹی بنی, بات بڑی ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھی, میں ذرا کھل کے کرتا ہوں. یہ امریکہ کے جو ابھی الیکشنز ہوئے نا, اس کا اثر ہر جگہ پہ ہے, پاکستان میں بھی اس کا اثر ہے. اور ابھی آپ جنوری کے اندر ٹرمپ کو ٹیک اوور کر لینے دیں, یہ سب مذاکرات کریں گے. اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں سب ادھر سے. اسی کو شامل کر لیں, ٹرمپ آنے کے بعد پاکستان کے حالات بھی ڈیفرنٹ ہو گئے, اس کو بھی ساتھ شامل کریں. دیکھیں میں پھر یہاں پہ تھوڑا سا کہوں گا کہ بیرونی ملک کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا, یہ ہماری جو ہے وہ وزارت خارجہ دیکھے گی, اور انشاءاللہ تعالی ایسی بات نہیں ہے. امپیکٹ پڑتا ہے, چیزوں کا پڑتا ہے امپیکٹ, یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا. ہم اس کو یعنی کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ لیں, امپیکٹ پڑتے ہیں اس چیزوں کے. لیکن اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس امپیکٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہے. لیکن آپ یہ سنجیدہ ہے نا دونوں, اس سے پہلے تو سنجیدہ ہی نہیں تھے. سنجیدہ دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آئی تو کیا ہوا. اب یہ جو مذاکرات ہیں, یہ جو خان صاحب جو ہے عمران خان صاحب, یہ اتنے دنوں سے ان کی یعنی ٹیم جو ہے وہ ترلے منتوں پہ اتری تھی ہر طریقے سے, اور اس وقت نون لیگ نے ان کو جو ہے اچھی طرح ایک سبق سکھا دیا. بعد میں کہیں جا کے اب مان گیا کہ چلو جی کر لیتے ہیں. یہ ایک ان کو سبق ہی سکھایا ویسے کہ یہ مذاکرات ہوتے کیسے. لیکن میں پھر ایک چھوٹی سی بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. ہماری بہن نے بات کی کہ آئی ایم ایف نے سبسڈی بند کی تھی. بھائی آئی ایم ایف نے بند کی تو شوگر کو یعنی کہ شوگر انڈسٹریز کو کیوں سبسڈی دی گئی؟ اس کو سبسڈی کیوں دی گئی؟ وہ کسان کو کیوں نہیں دی گئی؟ وہاں پہ جو یوریا بنانے والے جو ہیں یعنی جو کھاد بنانے والے کارخانے, ان کو سبسڈی دی گئی, کسان کو کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں کہ کسان کا والی وارث کوئی نہیں ہے.
किसान ही तो मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है। वारस कोई नहीं है। 700 अरब का किसान पैकेज है हमारा। किसान इस पैकेज बजट में। जुबानी कलामी नहीं, है, नहीं, जुबानी किसान नहीं है। कार्ड है। अब नहीं, मैं अगर देखें अब जुबानी आपकी बात का मैं जवाब देखिए, में आप- अब मैं भी आज मैं आपको अब मैं लेके फिर उसी चलूंगी। तरह बात करूंगा जिस तरह आप करना नहीं, चाह रही मैं आपको हैं। लेकर मैं नहीं करना चलूंगी। चाहता फिर उस आप- तरह मैं माहौल को फिर खराब आप नहीं ये करना तो ना चाहता। कहना अच्छे कि माहौल में बात ये करें, तो अच्छे ना आप हर कहना बात यानी कि हर मैं दफा आपको दरमियान बता में रही बोलती हूँ। हैं आप आपको टाइम देते हैं मैडम, दोबारा नहीं, वापस देखिए, आओ। आप अपनी एक बात प्रोजेक्ट मुकम्मल- इतना अच्छा चल रहा है, आप लोगों बात- को उससे फायदा आप हो रहा है। देखें, वो आपने कहते अपनी हैं, बारी पे नहीं, खालिद साहब के साथ फिर टाइम नहीं दिया आपके जाएगा। लिए खालिद बहुत साहब। अच्छा चल रहा होगा, लेकिन देखिए मेरी आदत नहीं है कि आपकी मेहरबानी है कि अगर आप मुझे मुकम्मल कर लें। उनको तो मुकम्मल आपने करें। कुछ नहीं कहा। राव इनको खालिद तो साहब आपने मुकम्मल। कुछ नहीं कहा, इन्होंने सबसे नहीं, उसके ऊपर भी आपको काटा नहीं है। सवाल उठाया उन्होंने कि मेरी बारी है। राव खालिद साहब ने सवाल उठाया। ये बेचारे बात कर रहे थे, ये बीच में छलांग मार के तो जंप करके आए थे, कुछ नहीं नहीं, कहा उन्होंने एक बीच में अब गलत बात हुक्मा है ना। दिया कि ये भी बात सर आप साफ टाइमिंग कर लें। सबसे ज्यादा बीबी बोली है और वो एतराज भी हम दोनों पे कर रहे हैं। नहीं चले जी, एक फर्ज कर लेते हैं। लेडीज अच्छी चीज को बुरा नहीं कहना हम कौन से तंबुओं को नाते वाले हैं, हमें भी बात करनी आती है जी। बात तो करेंगे, बात तो हमारा भी राइट है। बातें राव खालिद बात टाइम कम है, आप जरा एक छोटी सी खाली बात- के ऊपर पानी नहीं फेरना बात चाहिए। मुकम्मल करें। अपनी बहन की बात को आगे लेके चलते, अगर उन्होंने गलत बात की तो इसका मतलब कि आप भी गलत बात करेंगे। नहीं नहीं, आप बात मुकम्मल नहीं होना करें, छोड़ चाहिए। दें, अगर पिछली बात उन्होंने छोड़ किया तो छोड़ दें इस बात छोड़, को। आगे आगे करें। मेन चीज ये है कि हमें किसान को इस वक्त जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर जो है ये किल्लत आ जाएगी, ग़िज़ाई किल्लत। वैसे ही हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है ना वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। लाहौर में 80% लैंड ख़त्म हो गई है इस वक्त, और ये सोसाइटियाँ बना बना के इसके ऊपर कभी किसी ने बात की? हमने सारा लैंड माफिया जो है उसको प्रमोट किया और ज़राई ज़मीनें तबाह बर्बाद कर दी हमने। इस टोटली अगर मुल्क में देखा जाए तो इस वक्त कम से कम 20% जो है वो ज़मीन ख़त्म हो चुकी है एग्रीकल्चर। लेकिन लाहौर की जो बात है ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है कि ये लैंड क्यों खत्म हुई? देखिए हमारी ये सूबाई गवर्नमेंट भी आती है, सूबाई गवर्नमेंट कोई भी हो, इससे पहले भी घूमते मैं हैं। जो भी हो, मैं बिल्कुल इस यानी नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट की, तमाम गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि इसको जो है इसके ऊपर सीरियसली। लेकिन देखिए अब अगर इनकी हुकूमत है तो इस वक्त ही कोई हम कदम उठा लें। अब तो कम से कम हम किसान को जो है सपोर्ट कर दें। अब तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। अब ये ठीक है। ग्रीन यानी कि हम ट्रैक्टर दे दें, वो कितने लोगों को जाएगा? 1000 ट्रैक्टर कितने बंदों के पास चला तो फिर क्या करें? फिर आप मशवरा दे दें, करना क्या है? इनके लिए एक्सपोर्टिंग प्राइस होनी चाहिए जो है। ठीक है। देखिए पहले इन्होंने गंदम की खत्म की, अब चावल की खत्म कर दी, इन्होंने कॉटन की खत्म कर दी। भाई किसान क्या करे बेचारा? बिल्कुल ठीक है। मैडम आपकी तरफ आता हूँ, माइंड अप करना जरा शॉर्टली बता दें आप जो है वो। देखें 700 अरब का पैकेज है किसान के लिए, और किसान के लिए सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है उनको उनकी जो सीड्स, उनके फर्टिलाइजर्स, उनके ट्रैक्टर्स, उनके ट्यूबवेल्स, सब में आसानियां पैदा की जा रही हैं। लेकिन है। ये जो पॉलिसी की बात करते हैं ना कि शुगर को इंडस्ट्री को सब्सिडी क्यों दी तो फलाने, तो ये तो फेडरल लेवल की पॉलिसीज़ में आप भी शामिल थे, कई दहाइयों से तो आप भी बैठे हुए वहाँ पे। तो ये तो बात एक पंजाब हुकूमत की तो है नहीं, ये तो गलत पॉलिसियाँ साल से चली आ रही हैं। आप भी और ये फॉलो करेंगे फिर? नहीं, हम तो नहीं करेंगे ना, हम तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। करेंगे। हम कला तो नूरी साहब, आप क्या जो कहेंगे? अवाम के इंटरेस्ट की बात है हम वो होगी करेंगे। बात। मैं राव खालिद साहब की इख्तिताम करें। राव खालिद साहब की इस बात की मैं मुकम्मल तायद करता हूँ। 70% यहाँ पे जो है आपको पता है देहात के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी बेहतरी के Facilitate लिए किया जाना बातें चाहिए। बननी चाहिए। और बल्कि इंडस्ट्री भी जिसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में और एग्रो बेस्ड जिसका रॉ मटेरियल है उनको फ़रोग देना चाहिए और उनको हर तरह का इंसेंटिव देना चाहिए। क्योंकि अगर वो 70% लोग खुशहाल होंगे और अपने इलाकों में खुशहाल होंगे तो नकल मकानी करके बड़े शहरों में भी नहीं आएंगे। उनका सोचना चाहिए, उनका कोई नहीं सोच रहा और उनकी कोई नुमाइंदगी असेंबलियों में अब नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर के नुमाइंदे बैठे ही नहीं। कॉटन को हम सपोर्टिंग प्राइस नहीं दे मेरे ख्याल में रहे, बाहर से इंपोर्ट 700 अरब आपके प्रोग्राम को डोनेट कर देते हैं, क्योंकि ये टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन बहुत आज का प्रोग्राम इसके ऊपर इंशाल्लाह किसानों के ऊपर एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे और आप ही गेस्ट होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहबा, माहिर कानून ज़फ़र इकबाल कला नूरी साहब मेरे साथ मौजूद थे और राव खालिद साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और तफसीलन जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, ये अच्छा अमल शुरू हुआ है। मैं इसके ऊपर इन्होंने कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए और जो सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर है वो भी आना चाहिए, उससे बिल्कुल मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।